नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 16वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का 9वां भाग है। और आज का टॉपिक है आर्द्र भूमि पारितंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। किसी भी वस्तु के उसके संज्ञा से उसके अर्थ का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि का अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो आर्द्र भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जहाँ ढेर सारी नमी हो, यानी कि दलदली भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि की परिभाषा को देखें तो इसको परिभाषित रामसर अभिसमय में किया गया था। इन्हें विभिन्न श्रेणियों में से परिभाषित किया गया था। लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्द्र भूमि को जैविक सुपर बाजार के अलावा इसे स्थलाकृति के गुर्दे के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में आर्द्र भूमि का अध्ययन करते हैं। आर्द्र भूमि पारितंत्र, जिसे वेटलैंड इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब ऐसी भूमि जहाँ ढेर सारी नमी हो, यानी कि दलदली भूमि मार्शलैंड आर्द्र भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि जो जलमग्न भी हो, यानी कि थोड़ी बहुत उसके ऊपर भूमि दिखाई दे, बाकी अनेक पार्ट में जल भरा हो, यानी कि दलदली भूमि। आप लोग वहाँ जाते हैं, अगर फंस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आर्द्र भूमि वेटलैंड, इसे रामसर अभिसमय में इसे परिभाषित किया गया था। रामसर जो कि ईरान में एक शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 35,000 है। यहाँ पर आर्द्र भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसे परिभाषित करते हुए अनेक श्रेणियाँ बांटी गई। इसके अंतर्गत कैटेगरी फर्स्ट में ऐसी भूमि जो दलदल हो, मानी कि मार्शलैंड हो। ऐसी भूमि जो खनिज युक्त आर्द्र स्थल हो, फेंस। सड़े गले पेड़ पौधे के जमाव वाली आर्द्र भूमि जिसे पीटलैंड कहते हैं। जलयुक्त दलदली भूमि स्वैम्प और जल प्लावित घास बॉक्स, ये आर्द्र भूमि के कैटेगरी फर्स्ट में आती है। दूसरे कैटेगरी में देखें तो प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत, नेचुरल आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेज, अस्थाई और अस्थाई जल स्रोत, परमानेंट और टेम्पररी वाटर बॉडीज, स्थिर अथवा अस्थिर जल, इसके अलावा स्वच्छ अथवा अस्वच्छ जल, उसके अलावा लवणीय जल आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। और भी देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आर्द्र भूमि पारितंत्र के कैटेगरी 3 यानी कि श्रेणी 3 में इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि समुद्र के वे क्षेत्र जहां निम्न ज्वार के समय भी उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक न हो, वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आएगा। यानी कि लो टाइड, पानी की गहराई 6 मीटर से ज़्यादा न होगी, जहाँ उथला जल होगा वो आर्द्र भूमि पारितंत्र कहलाएगा। इसके सामान्य अर्थ को देखें तो जलमग्न भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं, जैसे कि दलदल भूमि, नदी, झील, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त वन, मैंग्रोव डेल्टा, धान के खेत, मूंगे की चट्टान के क्षेत्र, बांध, नहर, झरने, जलाशय, मत्स्य पालन क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, एक्वाकल्चर, लैगून तथा एस्चुरी के क्षेत्रों को आर्द्र भूमि पारितंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा आर्द्र भूमि के महत्व को देखें तो ये सर्वाधिक विविध एवं उत्पादक पारितंत्रों में से एक है। इनकी तुलना वर्षा वनों एवं प्रवाल भित्तियों से की जा सकती है। यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें शामिल है सूक्ष्म जीव, पादप, कीट, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछलियाँ तथा स्तनधारी प्राणी। ये कई जीवों को भोजन उपलब्ध कराती है। ये जल, नाइट्रोजन एवं सल्फर चक्रों को नियमित करने में मदद करती है। ये बाढ़ नियंत्रण तंत्र के रूप में काम करती है। तटों पर स्थित आर्द्र भूमियाँ अपरदन को रोकती है। ये मछली, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, जंगली धान एवं औषधीय पादपों को भी स्रोत होती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य के भी स्थल होते हैं। इसके अलावा देखते हैं आर्द्र भूमि को 2 संज्ञा दी गई है। इसे पहले संज्ञा के अंतर्गत इसे स्थलाकृति के गुर्दे भी कहा जाता है। गुर्दे इस जैसे कि ये प्रदूषित जल को साफ करती है और बाढ़ को रोकती है। उसके बाद गुर्दा मतलब किडनी कहा जाता है। ये हमारी तट रेखाओं को रोकने का काम करती है। इसके अलावा जल भंडारों का पुनर्भरण भी करती है। इसे भौम जल स्तर दूर दूर क्षेत्रों तक फैलते हैं। दूसरा कि इन्हें जैविक सुपरमार्केट भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर खाद्य भंडार भी है, जैसे कि मछली। यहाँ जीवाणु कीटाणु वनस्पतियों का आवास भी है। आर्द्र भूमि चुनौतियों से गुजरे, यहाँ तक कि पूरी पारितंत्र प्रकृति
प्राकृतिक चुनौतियों से गुजर रहा है। इसे चुनौतियों के अंतर्गत देखेंगे तो पर्यावरण की चुनौतियाँ वही हैं जो आर्द्र भूमि की चुनौतियाँ हैं, यानी कि व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे हम जाने अनजाने प्रकृति विरोधी होते जा रहे हैं। तो व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं के अंतर्गत देखें तो आवास स्थलों एवं उद्योगों के विस्तार के कारण आर्द्र भूमि सूखती जा रही है। कृषि भूमि में बदलाव से आर्द्र भूमि के क्षेत्र सिकुड़ते चले जा रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थों को डंपिंग से आर्द्र भूमि सूखती चली जा रही है। विदेशी वनस्पतियों द्वारा शोषण, बड़े बांधों के निर्माण से भी वेटलैंड छोटे होते चले जा रहे हैं और वनों की कटाई जो आर्द्र भूमि में होती है, जो वन आर्द्र भूमि पर जो वन होते हैं, वनों की कटाई से आर्द्र भूमि सूखती हुई चली जाती है। रामसर अभिसमय आर्द्र भूमि पारितंत्र का अंतिम टॉपिक है रामसर अभिसमय। इसी रामसर अभिसमय में आर्द्र भूमि को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। सन 1971 में आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए ईरान के एक नगर रामसर में एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस सम्मेलन हुआ था। यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरण संधि है। यह संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय वातावरण संधियों से संबंध नहीं है। भारत सन 1982 में इसमें शामिल हुआ, ये वर्ष याद कर लीजिएगा। संधि के पक्षकारों के दायित्व को देखें तो आर्द्र भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना, आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना और सीमाई क्षेत्रों की आर्द्र भूमियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये रहा आर्द्र भूमि पारितंत्र वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग रामसर स्थल के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।